औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ और आप CMM लेक्चर्स पर मुझे इस वक्त देख रहे हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मैं उम्मीद करता हूँ आप खुश और खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल व करम रखे, आमीन। आप स्टूडेंट्स जानते हैं कि हमने MA उर्दू के लिए अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस शुरू की हैं बहुत ज़्यादा कहने पे। इसमें आज तीसरा लेक्चर है आपका पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से। आमतौर पे स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ तैयारी कर लेते हैं, लेकिन वो पेपर प्रेजेंटेशन की अहमियत नहीं समझते। वो कहते हैं जनाब ये तो छोटी क्लासों के लिए होता है, मैट्रिक इंटर के लिए यूनिवर्सिटी लेवल पे अहमियत नहीं है। हालांकि यूनिवर्सिटी लेवल पे भी उसकी उतनी ही अहमियत है जितनी मैट्रिक या इंटरमीडिएट क्लासेस में होती है। तो आप पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करें कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। देखिए, पास होना कोई मैटर नहीं करता, बात है कि आपने बेहतर नंबर लेने होते हैं। उसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसको हम पेपर प्रेजेंटेशन कहते हैं। सिंपल आप यूँ समझिए, पेपर प्रेजेंटेशन क्या होगी। पेपर प्रेजेंटेशन ये होगी कि आपका पेपर दिखने में अच्छा लगे। पेपर दो तरह के ही होते हैं। एक होता है कि जहाँ टीचर का जी चाहता है नंबर देने को, और एक पेपर होता है जहाँ टीचर का जी चाहता है नंबर काटने को। तो आपका पेपर ऐसा हो कि फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा पड़े। वो क्या कहते हैं ना जी कि पहली मोहब्बत इंसान नहीं भूलता, तो जो आपका पहला तासुर है वो अच्छा पड़ना चाहिए। तो आज का लेक्चर स्पेशल आपका पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से MA उर्दू। इससे पहले कि हम प्रेजेंटेशन की तरफ जाएं, कुछ और बुनियादी मालूमात समझ लें MA उर्दू के वाले से। जो रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके लिए इनमें काम की बातें होंगी, रेगुलर तो इनमें से अक्सर बातों को जानते हैं। पहली बात, आपका MA उर्दू का 1000 नंबर होता है। 500 नंबर साले अव्वल के, 500 नंबर साले दवम के। साले अव्वल के 5 पर्चे, 100 नंबर के 5 लाजमी होते हैं। साले दवम के भी 5 पर्चे होते हैं। पहले 3 लाजमी होते हैं और आखिरी 2 इख्तियारी होते हैं। आपको 5-6 मज़ामीन में से कोई से 2 लेने होते हैं पेपर्स। ठीक है जी। साले अव्वल 500 नंबर, साले दवम 500 नंबर, 1000 नंबर। साले अव्वल के 5 लाजमी हैं, साले दवम में पहले 3 लाजमी और आखिरी 2 इख्तियारी। अब पेपर बनता किस तरह से है। इसमें MA उर्दू में शार्ट क्वेश्चन नहीं होते, MCQs नहीं होते। पहले शार्ट क्वेश्चन हुआ करते थे, अब उन्होंने ख़त्म कर दिए। सारे ही लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। हर पेपर में आपको 9 सवाल दिए जाएंगे और आपने 9 में से कोई से 5 के जवाब देने होंगे। चॉइस होती है आपके पास, 9 में से 5 के जवाब देने होंगे। हर सवाल के होते हैं 20 नंबर, तो यानी आपका 100 नंबर का पेपर बना 5 सवालों का। आमतौर पर पहला सवाल लाजमी होता है। पहला सवाल लाजमी होता है, ये अलग से, जिसमें आपको मुख से जवाबात देने होते हैं पहले सवाल में, लेकिन बाकी में इस तरह से नहीं होता। बाकी सारे आपके लॉन्ग क्वेश्चन ही होते हैं। दाखिले कब जाते हैं ये भी देख लीजिए। अब पंजाब यूनिवर्सिटी में मैनुअल दाखिले नहीं जाते, ऑनलाइन जाते हैं। तो आमतौर पर जून में आप ऑनलाइन एडमिशन भेजते हैं और तकरीबन सितंबर में इम्तहानात होते हैं। जून में आपने दाखिला भेजना है, सितंबर में आपके इम्तहानात होंगे। अभी हाल ही में इम्तहानात हुए हैं और अब ज़ाहिर है हम इसलिए नया सेशन शुरू कर रहे हैं ताकि आइंदा इम्तहानात तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि तमाम पर्चों को तफसील से बात करें। ठीक है जनाब, ये तो कुछ अहम मालूमात थी, मैंने कहा आपसे शेयर करते चलूँ। लेकिन आज का बुनियादी लेक्चर था पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से। आप पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करें कि आपको अच्छे नंबर मिले, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आप इन पे अमल करेंगे तो आपको यकीनन बेहतर नंबर मिलेंगे। पहला पॉइंट, सवालात के जवाब तहरीर करते वक्त जहाँ ज़रूरी हो हेडिंग ज़रूर बनाएं। अब ये बड़ी बहस होती है कि MA में हेडिंग बनानी है या नहीं बनानी। तो देखिए, इसका जवाब यस नो नहीं होता। यानी अगर मैं यूँ कहूँ कि हेडिंग बनाना कंपलसरी भी नहीं है, लेकिन अगर आप हेडिंग बना दें तो हर्ज भी कोई नहीं है। कंपलसरी भी नहीं, हर्ज भी नहीं। कुछ सवालात होते हैं जो हेडिंग बनाना ज़रूरी होती है, तो वह आप ज़रूर बनाएं।
लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें हेडिंग की ज़रूरत नहीं है तो बेशक ना बनाएं, लेकिन कुछ सवालात की नौयत ही ऐसी होती है हेडिंग की ज़रूरत होती है, तो जहाँ ज़रूरत हो हेडिंग ज़रूर आपने बनानी है, ये ज़हन में रखिएगा, पहला असूल। दूसरी बात, जवाब में पैराग्राफ बनाएं, इससे खुशनुमाई का एहसास होता है। देखिए हम बोलते हैं ना तो सांस लेते हैं, लगातार नहीं बोलते, तो ज़रा पेज को भी सांस दिला देना। आप लगातार लिखते हैं तो वो अच्छा तासुर नहीं पड़ता। पैराग्राफ बने हो हर पेज पर कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3, उससे पेपर अच्छा लगता है, वही बात प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है। मैं आपको अगर सिंपल सी मिसाल दूँ, शॉपकीपर ने जब प्रोडक्ट बेचनी हो ना, तो अगर प्रोडक्ट हल्की हो तो उसकी पैकिंग बहुत अच्छी बना देते हैं, पैकिंग अच्छी हो तो हल्की प्रोडक्ट भी बिक जाती है। तो बात वही है कि दिखने में प्रेजेंटेशन अच्छी लगे। याद रखिए एक एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा जाता, ऐसा नहीं होता कि एक लफ्ज़ पढ़ा जाए। अगर फर्स्ट इंप्रेशन में आपका अच्छा तासुर बना तो आप अच्छे नंबर लेते चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जी, अहम निकात मार्कर से नुमाया करें, इससे मुमतहिन पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। अब ये फिर भी बात, एमए लेवल पर कैंडिडेट समझते हैं कि ये छोटी क्लासों में होती हैं ये चीज़ें, बड़ी क्लासों में ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसकी उतनी अहमियत है, बल्कि बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब यहाँ हेडिंग की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है अहम निकात मार्कर से नुमाया करें। सॉरी, जिस तरह नहीं होते आपके साइंस सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश बुक्स में कुछ अल्फाज को बोल्ड किया होता है, तो हेडिंग तो अलग बात है ना, हेडिंग तो आप ऊपर बनाएंगे। अहम निकात नुमाया करने का मतलब ये होता है कि आप लगातार लिख रहे हैं लेकिन कोई लफ्ज़ अंदर आप मार्कर से बोल्ड करके लिख देते हैं, इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है? जब टीचर पेपर चेक कर रहा है, अगर आपने अहम निकात को हाईलाइट किया हुआ है, यानी अहम निकात को मार्कर से नुमाया किया हुआ है, तो टीचर क्या करेगा, वो आपके अहम निकात देखेगा, अगर पसंद आ गया तो आपको अच्छे नंबर दे देगा, पढ़े बगैर अच्छे नंबर दे देगा। लेकिन अगर आप अहम निकात को नुमाया नहीं करते मार्कर के साथ, टीचर पढ़ना शुरू कर देगा, दायरे लगाना शुरू कर देगा, और डेफिनेट बात है उसका इम्पैक्ट आपके मार्क्स पे आएगा, आपके नंबर कटेंगे। तो जब अहम निकात को मार्कर से हाईलाइट करते हैं तो फिर टीचर पढ़ने की जहमत से बच जाता है, उसका वक्त बच जाता है और आपकी गलतियां नज़रअंदाज हो जाती हैं। तो अहम निकात को हाईलाइट ज़रूर किया कीजिए। आगे चलें जी, लेंथ कितनी है? हर सवाल का जवाब कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 सवाल, 6 से कम तो बिल्कुल भी ना। अगर आप 6 से नीचे जाएंगे तो आप समझें नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। 8 से ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है, यानी अगर आप अच्छी क्वालिटी के साथ 7-8 पेज लिखते हैं तो ये बहुत है। 6 से कम ना हो, कम से कम 6, ज़्यादा से ज़्यादा 8 आपके लिए काफ़ी होते हैं, यानी 6 और 8 के दरमियान आपको लेंथ रखनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बेहतरीन नंबरों के असूल के लिए हर सफ़े में शेरी और नसरी हवाले ज़रूर लिखें। यानी बेहतरीन प्रेजेंटेशन क्या है, हर सफ़े पर एक शेरी हवाला भी नज़र आ रहा हो, हर सफ़े पर एक नसरी हवाला भी नज़र आ रहा हो, इससे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है, यानी लगता है आप तैयारी करके आए। देखिए एक क्वेश्चन का जवाब आप कितना भी अच्छा लिखते हैं, कितनी भी तैयारी करके लिखें, लेकिन अगर आप उसके अंदर रेफरेंस नहीं लिखते, हवाले नहीं देते शेरी और नसरी, तासुर ये पड़ेगा कि आपकी तैयारी नहीं थी, आपने गपशप लगाई है, हालांकि आप तैयारी के साथ पेपर दे रहे हैं। तो ये बहुत अहम बात होती है कि आप रेफरेंस देते हैं। रेफरेंस ना दें तो नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन रेफरेंस देने से ये ज़रूर होगा कि आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे आमतौर पर। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएं। मैंने भी आपसे अर्ज़ की कि रेफरेंस देना ज़रूरी नहीं होता आमतौर पर, लेकिन बाज़ सवाल ऐसे होते हैं कि आपको कहा जाता है कि मिसालें दें, यानी सवाल कहा जाता है मिसालों से वजाहत करें। तो अगर क्वेश्चन के अंदर ये बात आ गई कि मिसालों से वजाहत करें, तो अब यहाँ रेफरेंस कंपल्सरी हो गया, या अब आपको लाजमन रेफरेंस देना पड़ेगा। आमतौर पर क्या होता है, रेफरेंस ना दें तो नंबर नहीं करते, दें तो अच्छे नंबर मिलते हैं, लेकिन जब आपसे तकाजा किया जाए कि मिसालों से वजाहत करें, यह अब रेफरेंस कंपल्सरी हो जाएगा। यहाँ अगर आप हवाले नहीं देंगे, मिसालें नहीं देंगे, तो आप
आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। आगे जाएं जी, जहां आप रेफरेंस दे रहे हो, ठीक है जी, तो उसमें आपने क्या करना है, रेफरेंस को जरा आप सेंट्रलाइज्ड करके लिखेंगे। यानी आप कोई शेरी या नसरी हवाला दे रहे हैं तो आपने क्या करना है, थोड़ी सी जगह आपने दाईं तरफ, थोड़ी सी बाईं जानिब, यानी लेफ्ट राइट दोनों तरफ थोड़ी सी जगह छोड़ दें, जिसको आप सेंट्रलाइज्ड कहते हैं, यानी ताकि दूर से रेफरेंस आपका नजर आ जाए। अब यहाँ कैंडिडेट्स गलती क्या करते हैं, जिस तरह से आप नसर लिख रहे हैं पूरी लाइन में, वो रेफरेंस भी वैसे पूरी लाइन से लिख देते हैं और टीचर की उस पर नजर नहीं पड़ती। एक बात याद रखिएगा, मैं बार बार आपसे अर्ज कर रहा हूं, टीचर बेटा एक एक लाइन नहीं पढ़ता, इतना टाइम नहीं होता। वो एक फर्स्ट इंप्रेशन लेता है, पहला तासुर कायम करता है, मुख्तलिफ जगहों से चंद लाइनें पढ़कर आपको नंबर दे देता है। एक एक लफ्ज ना पढ़ा जाता है, ना ही पढ़ने की जरूरत होती है। टीचर को इतना तजर्बा हो जाता है, वो चंद लाइनों से अंदाजा कर लेता है, ठीक है जी। तो जब टीचर चंद लाइनों से अंदाजा कर रहा है और आपने रेफरेंसेस को सेंट्रलाइज नहीं किया, टीचर ये समझेगा, यानी पेपर चेकर ये समझेगा कि आपने रेफरेंस तो लिखे ही नहीं, हालांकि आपने रेफरेंस लिखे थे। तो जब भी रेफरेंस लिखें, राइट लेफ्ट इक्वल जगह छोड़ दें, जिसको आप इन्वर्टेड कोमास कहते हैं या उर्दू में कोसैन कहते हैं, कोसैन लगा दें, यानी कोमास में लिखें। एक तो यह रेफरेंस को जरा दरमियान में कर दें, दाएं बाएं जगह छोड़ दें, एक एक लफ्ज की जगह छोड़ दें, और फिर इन्वर्टेड कोमास शुरू में भी आखिर में। इन्वर्टेड कोमास को मार्कर से हाईलाइट कर दें। इससे क्या होगा कि जो आपने रेफरेंस लिखा है, जो आपने शेरी या नसरी हवाला दिया है, वो वाज़ेह तौर पर नजर आ जाएगा। आगे चलें जी, एक बड़ा अहम नुक्ता जिस पे मेरे ख्याल है बहुत कम स्टूडेंट्स की तवज्जो जाती है, वो ये है कि सवाल और अहम निकात को नुमाया करने के लिए अलग अलग मार्कर इस्तेमाल करें। यानी आपके पास कम से कम 2 मार्कर हो, एक ना हो। जिस मार्कर से आपने क्वेश्चन लिखा है, जिस मार्कर से आपने सवाल लिखा है, याद रखिए वो मार्कर अब जवाब में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। सवाल के लिए आप और मार्कर इस्तेमाल करेंगे, अब जवाब में जो आपने हेडिंग बनानी है या अहम निकात हाईलाइट करने हैं, उसके लिए आप अलग मार्कर यूज करेंगे। इसका बेटा नुकसान क्या होता है, देखिए आप एक ही मार्कर यूज कर रहे हैं, आप सवाल क्वेश्चन भी उसी मार्कर से लिख रहे हैं, आंसर में आप अहम निकात भी उसी मार्कर से लिख रहे हैं, हेडिंग भी उसी मार्कर से दे रहे हैं, हाईलाइट भी उसी मार्कर से कर रहे हैं, और फिर नया सवाल शुरू हो गया उसी मार्कर से। तो बाज़ औक़ात आप नया सवाल शुरू कर देते हैं, टीचर ये समझता है आपका पहला सवाल ही चल रहा है, क्योंकि मार्कर तो ही किया आपके पास। बात समझिए, आपने एक सवाल खत्म किया, दूसरा शुरू कर दिया, टीचर ये समझ रहा है कि भी आपका पहला सवाल ही चल रहा है, यानी आपने 2 सवाल किए, टीचर ने आपको 1 सवाल का नंबर दिया। तो इसलिए ज़रूरी है कि अलग अलग मार्कर, यानी जो मार्कर क्वेश्चन में यूज़ हुआ है वो दोबारा अगले सवाल में इस्तेमाल हो, जवाब में इस्तेमाल ना हो। इसके लिए एक बड़ा आसान सा तरीका है, आप एक ब्लैक मार्कर यूज़ कर लें, यानी सवाल लिखें आप स्याह से, ब्लैक से, और जवाब में जो आपने अहम निकात हाईलाइट करने हैं उसके लिए आप नीली रोशनाई ब्लू मार्कर यूज़ कर लें। एक तो तरीका ये है, क्योंकि आमतौर पर ब्लू ब्लैक दोनों वाला होते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ ब्लू ही यूज़ करना चाह रहे हैं तो भी एक तरीका है। क्वेश्चन के लिए आप कटा हुआ मोटा मार्कर यूज़ कर ले, मिल जाते हैं मार्केट में, आप जो क्वेश्चन में यूज़ होगा। आंसर में आप सादा मार्कर यूज़ कर लें बगैर कटा हुआ। अब क्वेश्चन में कटे का ये फ़ायदा होगा कि कटे हुए मार्कर से लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है जी, लेकिन आपने सिर्फ क्वेश्चन ही लिखना है ना, तो उसमें इतना हर्ज नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास है, ब्लैक ब्लू यूज़ कर ले या एक कटा हुआ मोटा मार्कर, एक प्लेन मार्कर यूज़ कर लें। लेकिन याद रहे कि मार्कर 2 ही हों, क्वेश्चन आंसर के लिए अलग अलग मार्कर आपने यूज़ करने हैं, ठीक है जी। आगे चलिए, अब देखिए इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस तो आपके पास है नहीं पहले के अलावा, तो नया सवाल हमेशा नए सफ़े से ही आप शुरू करेंगे। नया सवाल नए सफ़े से शुरू करेंगे। एक बहुत बुरी आदत है, चंद लाइनें रह गई, आपने वही से नया सवाल शुरू कर दिया। या बाज़ तो इतने काबिल होते हैं,
आखिरी 2-3 लाइनें रह गई तो वहाँ क्वेश्चन लिख देंगे, सवाल लिख देंगे और जवाब नए पेज से शुरू करेंगे। ये बेटा बहुत बुरा लगता है, ये प्रेजेंटेशन के असूल के खिलाफ है। अगर आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, सफ़े का कुछ हिस्सा बच गया है, तो आप उसको क्रॉस कर देंगे। जैसे रूल्स ही होता है, आपने ब्लैंक नहीं छोड़ना होता, क्रॉस करना होता है। नया सवाल हर शक्ल में नए पेज से शुरू करें। जब आप वहीं शुरू करते हैं तो टीचर को बाज़ औक़ात कन्फ्यूजन हो जाती है, उसको समझ नहीं आती कि आपका नया क्वेश्चन चल रहा है या पुराना है। अगर बेटा आज जो मैं आपको प्रेजेंटेशन का लेक्चर दे रहा हूँ, मैं अगर इसको एक लफ्ज़ में बयान करूँ ना, तो लफ्ज़ क्या है कि आपने टीचर को फैसिलिटेट करना है, सहूलत देनी है। आपका पेपर चेक करने में टीचर को जितनी सहूलत होगी, जितनी आसानी होगी, वो आपको खुश हो के उतने ज़्यादा नंबर देगा। आपका पेपर चेक करने में टीचर को जितनी मुश्किल होगी, जितनी उलझन होगी, वो गुस्से में आके नंबर ज़रूर काटेगा। यानी एक्चुअली यू हैव टू फैसिलिटेट द टीचर, आपने टीचर को आसानी देनी है। तो उसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम पेपर प्रेजेंटेशन के नाम से कर रहे हैं। ठीक है जी, तो नया सवाल नए पेज से आगे चलिए। हर सवाल के जवाब का इब्तदाइया भरपूर और इख्तितामिया बामायनी हो। देखिए, मैं बार बार आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि एक एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा जाता, लेकिन टीचर स्टार्ट की कुछ लाइनें ज़रूर पढ़ता है, ये देखने के लिए कि आपकी क्वालिटी क्या है लिखने की। स्टार्ट की चंद लाइनें टीचर ज़रूर पढ़ेगा और एंड की चंद लाइनें इसलिए पढ़ेगा कि उसे नंबर आखिर में लगाने। तो आप भी जानते हैं एमए लेवल पर अब ज़ाहिर एक एक लफ्ज़ रटा तो नहीं मारा जाता, आपके चंद कंसेप्ट होते हैं और ज़्यादा गपशप भी चलती है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है एमए लेवल पर। तो आपके पास जवाब में जो बेहतरीन मटेरियल है, गपशप वाला नहीं, जो वाकई आपने तैयार किया बेहतरीन मटेरियल, उसको आपने स्टार्ट और एंड में यूज़ करना है। बाकी जो फिलिंग वाला मटेरियल है ना, वो आप दरमियान में यूज़ करें, क्योंकि टीचर बाकी पढ़े या ना पढ़े वो स्टार्ट एंड ज़रूर पढ़ता है। तो आपके सवाल का इब्तदाइया भरपूर हो, इख्तितामिया बामायनी हो, यानी प्रॉपरली कंक्लूड कर किया जाए, एंड पर ये ना लगे कि आपने अधूरा छोड़ दिया। आगे चले जी, अशार की तशरीह का जब आपको क्वेश्चन आता है तो नज़म के अशार भी आ सकते हैं, गज़ल के भी, बल्कि दोनों ही आते हैं। नज़म के अशार की तशरीह आप इकट्ठी करेंगे, नज़म के अशार की तशरीह आप इकट्ठी करेंगे, क्योंकि नज़म में एक ही चीज़ चल रही होती है, एक तसलसल होता है। शायर एक शेर में एक बात करता है और दूसरी में आगे उसको उसी बात को आगे लेकर चलता है। तो नज़म के अशार की तशरीह तो आप इकट्ठी करते हैं, लेकिन गज़ल के अशार की तशरीह आपको लाज़मन अलग अलग करनी होती है। उसकी वजह यह है कि गज़ल का हर शेर एक मुकम्मल इकाई होता है। गज़ल का एक शेर तशरीह के लिए दूसरे शेर का मोहताज नहीं होता। तो नज़म के अशार की तशरीह आप मिलाकर करेंगे, गज़ल के अशार की तशरीह आप अलग अलग करेंगे। आगे चलें, अगर आपने तशरीह में अच्छे नंबर लेने हैं तो आप तशरीह के साथ साथ फ़िक्री मुहासिन, फ़न्नी मुहासिन और शेरी खसूसियात लिखेंगे। फ़िक्री मुहासिन कि इसके पीछे क्या फ़िक्र है, क्या सोच है। फ़न्नी मुहासिन यकीनन हम बहुत तफसील से आगे पढ़ेंगे, आप भी जानते हैं। और शेरी खसूसियात लिखेंगे, हेडिंग देकर बनाएंगे, इसकी बाकायदा आप हेडिंग बनाएंगे, फ़िक्री मुहासिन, फ़न्नी मुहासिन और शेरी खसूसियात। इससे आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। एक बड़ी सिंपल सी बात जी, कटिंग, ओवर राइटिंग, वाइटनर रिमूवर से आपने मुकम्मल गुरेज करना है। पहली बात तो गलती हो ना, लेकिन बंदा बशर है, गलती हो जाती है। अब आपने उसको काट के दुरुस्त नहीं करना, एक लफ्ज़ गलत लिखा गया ना, काट के दुरुस्त नहीं करना। उसके दाएं बाएं, राइट लेफ्ट छोटी सी ब्रैकेट डालें, छोटा सा ऊपर क्रॉस लगाएं और उसको दोबारा लिखें, क्योंकि आप जानते हैं आप जितनी कटिंग करेंगे वो लफ्ज़ उतना ही ज़्यादा ख़राब होता चला जाएगा। और इंसानी नफ्सियात है, आपने पूरा आपका पेज साफ सुथरा है, एक जगह पर कटिंग है, टीचर की नज़र सबसे पहले कटिंग पर जाएगी। तो ये आपने इससे मुकम्मल एहतराज करना है। आपको सांस से मिसाल दूँ, बंदा है 5 फुट, 5.5 फुट, 6 फुट का, उसे साफ सुथरा लिबास पहना हुआ है, लेकिन लिबास में एक जगह कहीं निशान लगाओ ना, एक जगह पे, तो सबसे पहले उस इंक का या दाग के निशान पे नजर जाती है। तो कटिंग ओवर राइटिंग आपने किसी शक्ल नहीं करनी। अशार की तशरीह की बात की जाए तो आपने लफ्जी तशरीह नहीं करनी, मानवी तशरीह करनी है।
यानी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं। इवन के कॉलेज लेवल पर भी नहीं होता, स्कूल लेवल पर भी नहीं होता, ये तो यूनिवर्सिटी की क्लास है। यानी आपने उस तरह से लफ्जी तशरीह नहीं करनी, वो जो एक जोक बना हुआ है लतीफ़ा कि मेरा सर चक्कर खा रहा है, माई हेड इज ईटिंग सर्कल, सड़क पर गोलियां चल रही हैं, टैबलेट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड। तो ये क्या होगा, लफ्जी तशरीह। अब ज़ाहिर उसकी सेंस तो नहीं बन रही है। तो आपने शेर की लफ्जी तशरीह नहीं करनी, मानवी तशरीह करनी है। यानी ये नहीं कि अल्फाज क्या है, आप ये बताएंगे दरअसल वो अल्फाज के जरिए कहना क्या चाहता है। तो MA लेवल पर ये बहुत अहम बात है कि लफ्जी तशरीह नहीं, मानवी तशरीह होती है। आगे चले, जब आप नसर का क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें भी आप हवाले देंगे नसरी और शेरी हवाले। नसर में भी देंगे, यानी मसलन तनकीद का पेपर है तो उसमें भी आप देंगे। लेकिन जब आप शेर की तशरीह कर रहे हो तो उसमें तो शेरी वाले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोबारा दोहरा दूँ, हर सवाल में शेरी वाले ज़रूरी हैं, लेकिन अशआर की तशरीह में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। MA लेवल पर आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप एक शेर की तशरीह करें और उसमें शेरी हवाले ना दें। अगर शेर की तशरीह में शेरी हवाले नहीं होंगे आपको कभी भी अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। अच्छा जी, अब जब स्टूडेंट्स को पता लगता है शेरी हवाले ज़रूर देने हैं तो वो मौके पे शायरी शुरू कर देते हैं। मैंने बहुत पेपर्स में देखा स्टूडेंट खुद वहीं कमरा इम्तिहान में बैठ के शेर बना रहे होते हैं। तो आपने मेहरबानी करनी है ये काम नहीं करना, क्योंकि ज़ाहिर है आप उस शेरी औज़ान को नहीं समझते, आप जो शायरी का इल्म है उसको नहीं समझते, इल्म अरूज को नहीं समझते, तो शेर वज़न से खारिज हो जाता है। वज़न से खारिज होगा आपके नंबर कटेंगे। मतलब ये हुआ जो आपने शेरी हवाले देने हैं सिर्फ बड़े शायरों के, उस्ताद शायरों के देने हैं, छोटे शायरों को नहीं देने, आम शायरों को नहीं देने। जो अखबार में और डाइजेस्ट में या फेसबुक में आप अशार पढ़ते हैं आपने वो हवाले नहीं देने, वो वज़न में नहीं होते। बड़े अशार यानी बड़े शोरा के हवाले ही देंगे। यानी मतलब ये हुआ कि शेर वज़न में होना चाहिए। हाँ, आप खुद बहुत बड़े शायर हैं, आप वज़न में शेर कह सकते हैं तो अलग बात है, लेकिन जाहिर है कोई 1000 में एक होता है। अब वो तो परवीन शाकिर थी ना कि जो पेपर दे रही है, एग्ज़ाम दे रही है और अपने ही शेर लिख रही है, क्योंकि वो शायरा थी। मैं और आप उस मयार पे नहीं आते। तो हमें क्या चाहिए कि सिर्फ बड़े शायरों के हवाले दें। आगे चलिए जी, जब आप शेर की तशरीह करेंगे तो शुरू में शायर के हालात ज़िंदगी और उसलूब भी बयान करेंगे, लेकिन शायर के वो हालात ज़िंदगी बयान करेंगे जिससे इनडायरेक्ट यानी बिलवास्ता शेर की तशरीह भी होती है। ठीक है जी, शेर की तशरीह के शुरू में शायर का आप हवाला देंगे, उसके हालात ज़िंदगी बयान करेंगे, लेकिन कौन से हालात ज़िंदगी जो शेर से मुताबिकत रखते हैं। मसलन शेर है इश्क़ मिजाजी का और आप शायर के हालात ज़िंदगी में इश्क़ हकीकी की बातें बता रहे हैं, या शेर इश्क़ हकीकी का है और आप इश्क़ मजाजी का तारुफ दे रहे हैं, तो शायर का उस अंदाज से तारुफ कराना है जिससे इनडायरेक्ट बिलवास्ता शेर की तशरीह भी होती है। आगे चलें जी, नेक्स्ट पॉइंट, हर जवाब तहरीर करने के बाद बकिया वक्त का हिसाब भी रखें। मतलब ये नहीं आप किए चले जा रहे, आपको होश ही नहीं कितना वक्त गुजर गया कितना बाकी है। सीधी सी बात है जी, 3 घंटे का पेपर है आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, तो आपके लिए एक क्वेश्चन के आपके पास 30 मिनट है, हद लगा लें तो 31-32 मिनट। यानी एक सवाल का जवाब तहरीर करने के बाद आप बाकायदा आपके हाथ में घड़ी होनी चाहिए और टाइम देखिए कितना टाइम गुजर गया कितना बाकी है, टाइम को मैनेज करके चलेंगे। ये इतना इसलिए ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपको 1-2 सवाल बहुत अच्छे आते हैं, आप वो करना शुरू कर देते हैं, एक ही सवाल 1 घंटा सवा घंटा चल रहा है, भी आपका पहला क्वेश्चन ही चल रहा है क्योंकि आपको बहुत अच्छा आता है। तो देखिए आपने वो तो बहुत तफसील से कर लिया, शायद आपको उसमें 2-4 एक्स्ट्रा नंबर मिल जाए, लेकिन बाकी आपने पूरे सवालों का टाइम ज़ाया कर दिया। तो यूँ नहीं होता, आपको टाइम को मैनेज करके चलना होता है। यानी हर सवाल के बाद आप देखेंगे कितने सवाल बाकी हैं और कितना टाइम बाकी है। नेक्स्ट चलें जी, उर्दू में खुशखती की अहमियत। डेफिनेट देखें जी, जो चीज़ दिखने में खूबसूरत लगेगी नंबर अच्छे मिलेंगे।
एक की हैंड राइटिंग अच्छी है, जाहिर बात है अच्छे नंबर मिलेंगे। अब यहाँ मेरा मतलब ये नहीं कि आप खत्ताती सीखना शुरू कर दें, आप कैलीग्राफी शुरू कर दें, ज़ाहिर मुमकिन नहीं होता। मगर मैं आपको चंद लेक्चर ज़रूर दूंगा, खुशखती के टिप्स दूंगा, चंद बुनियादी चीज़ें हैं, अगर आप वो कर लें खुशखती के हवाले से, हैंड राइटिंग के हवाले से, आप ये तो नहीं होगा खतात बन जाएंगे, लेकिन आपकी लिखाई इस काबिल बहरहाल हो जाएगी कि दिखने में अच्छी लगे और आप अच्छे नंबर ले सकें। उसमें हम देखेंगे दायरों की बनावट, दायरे ठीक हो जाए तो आधी लिखाई आपकी ठीक हो जाती है। शोशों की बनावट, ये शोशे क्या होते हैं, जिस तरह शीन के टीथ होते हैं शोशे, अगर सिर्फ शोशे और दायरे ठीक कर ले, लाइन का ख्याल रखें तो लिखाई बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। तो हम कुछ बेसिक चीज़ें इंशाल्लाह हैंड राइटिंग की भी करेंगे कि अच्छा होगा तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। लेक्चर को वाइंड अप करते हुए आखिरी पॉइंट, हमारे एक उस्ताद साहब फरमाया करते थे, आपकी लैंग्वेज का पेपर है, लिटरेचर का पेपर है उर्दू, वो फरमाते हैं कि इतना ज़्यादा लिखो कि लिखने वाले की, कि पढ़ने वाले की आंखें भर जाए। इतना ज़्यादा लिखो कि पढ़ने वाले की आंखें भर जाए। अब आप तशरीह कर रहे हो गालिब की तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कलम को रोकना। मिसाल दे रहा हूँ, अच्छा शेर हो, तशरीह करे, तो आप जितना ज़्यादा लिखेंगे, एमए उर्दू में आप जितना ज़्यादा लिखेंगे आपको उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। लेकिन फिर वही बात, ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि एक सवाल तो आपने बहुत ज़्यादा कर दिया और बाकियों के लिए टाइम ना बचा। ज़्यादा लिखेंगे लेकिन मुकर्रा वक्त में लिखेंगे। अब आखिरी बात, सबसे बड़ा इशू क्या बनता है कि हैंड राइटिंग तेज़ नहीं होती। उसकी वजह यह है कि आपने कभी उर्दू लिखी नहीं। देखिए ना, रूटीन में आप उर्दू तो नहीं लिखते ना, कभी हुआ को महीने 2 महीने बाद एक आधा पेज लिख दिया, तो इसके बड़े आसान सा टिप है कि जब आपके पेपर होना तो आप लिखने की मशक करें। 4, 5, 6, 8, 10 सफ़े रोज़ लिखे, आपकी लिखाई तेज़ हो जाएगी। मुकर्रा वक्त में आप जितना ज़्यादा लिखेंगे आपको उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ टिप्स थे जो मैं आपको देना चाह रहा था। प्रेजेंटेशन के वाले से हमने पहले कुछ हदाया डिस्कस की, उसके बाद पेपर प्रेजेंटेशन के इन असूलों पर अमल करके आप कम मेहनत करके भी ज़्यादा अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो यह लेक्चर मैं मुकम्मल करता हूँ। ये एमए उर्दू का आपका तीसरा लेक्चर था, तारुफी लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पहले पेपर से बाकायदा आगाज़ करेंगे। उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।